हेलो एवरीवन। जहां हमने लास्ट वीडियो में अपने फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ कंडक्टेंस उसके बारे में बात की, जहां हमने लास्ट में स्टॉप किया, आज हम उसी से आगे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉमन सा एग्जांपल देख लेते हैं, जिसके बारे में हम अगर यदि ध्यान से समझ गए तो हम बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता क्या है। ठीक है, मान लो सपोज करो कोई ए है, छोटा लड़का है, बी है, वो भी एक छोटा लड़का है, दोनों के दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, ये बी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जब ये दोनों छोटे छोटे हैं तो दोनों के दोनों हाथ पकड़ के एक दूसरे का स्कूल जा रहे हैं। जब छोटे छोटे बच्चे हैं 5वीं में 8वीं में, तो हाथ पकड़ के छोटे छोटे हैं, हाथ पकड़ के स्कूल गए, दोनों ये कहते हैं कि भाई तेरे को अगर कोई भी परेशानी होगी तो चिंता मत कर, तेरा भाई खड़ा है हर जगह पे। मतलब ये एक दूसरे का साथ देते हैं और क्या कोशिश करते हैं, ये हर बार एक ही बात कहते हैं, साथ खेलेंगे, साथ उठेंगे, साथ सोएंगे और जो भी काम होगा वो साथ ही करेंगे मिलके। जैसे ही थोड़े से ग्रो अप होते हैं, जीने मरने की भी कसमें खाते हैं कि साथ जिएंगे मरेंगे, तुम चिंता मत करो, हम साथ हैं हमेशा आपके। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ये धीरे धीरे ग्रो अप हुए, ग्रो अप होंगे तो इसका मतलब क्या है, एक ने कहा कि भाई अब मेरे को तो घर वाले क्या भेज रहे, दूसरे स्कूल में भेज रहे और वो है शहर में। पहले तो क्या होता था कि भाई गांव के स्कूल में पढ़ रहे हैं तो दोनों के दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये एक चला गया शहर के स्कूल में, एक चला गया गांव के स्कूल में। अब ये जाता है बस से, ये जाता है भाई पैदल पैदल। अब देखो दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंसिंग आ गई है। डिस्टेंसिंग क्या कि वो जाने लगे शहर के स्कूल में, वो जाने लग गया गांव के स्कूल में, पैदल पैदल। पहले तो दोनों साथ ही चलते थे। अब क्या हो गया कि इसका कोई अलग फ्रेंड सर्कल बन गया, अलग से एक और बन गया। अब फिर भी लेकिन क्योंकि गांव में ही रहता है तो अब ये दोनों के दोनों मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है पहले की तरह कि रोज मिल रहे, हर मिनट में मिल रहे हैं। अब ये क्या हो गया, एक दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में ऐसे मिलते हैं कि भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, मिल रहे हैं। उसके बाद में जैसे ये और हायर स्टडी करते हैं तो उसके बाद बी चला जाता है कहीं बाहर विदेश में। चलो भाई पहले इसको शहर में भेज दिया था तो चलो अब ये बिगड़ गया है, चलो ये मान लेते हैं ये बिगड़ गया है, तो बी यहीं रह गया। अब ए ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की और बहुत अच्छे नंबर लेके आया और ये चला गया विदेश पढ़ने के लिए, विदेश चला गया पढ़ने के लिए। अब जैसे ये विदेश गया तो अब पहले तो ये मिल लेते थे, महीने में मिले, 10 दिन में मिले, लेकिन अब क्या होगा, अब ये इतनी आसानी से नहीं मिल सकते क्या अब इनमें वही बॉन्डिंग है जो यहां पे थी, जो यहां पे बॉन्डिंग थी, क्या इस कंडीशन में वो बॉन्डिंग है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी अलग दुनिया बस चुकी है, इसकी अलग दुनिया बस चुकी है। बात क्लियर है? मतलब दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में चला गया है, वो अपनी लाइफ में चला गया। मतलब इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे डिपेंड थे एक दूसरे पे कि चलो भाई तेरी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरी करूंगा और जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी करोगे। बात क्लियर है? लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ये दूसरी दुनिया में चला गया, इसकी फैमिली अलग हो गई है भाई, इसका फ्रेंड सर्कल अलग हो गया है, इसका फ्रेंड सर्कल अलग हो गया है। अगर यदि ये कॉमन एग्जांपल आपको समझ आ गया तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन सिमिलर टाइप का है। बात क्लियर है? कैसे? जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास में कोई भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। यहां पे मेरा कोई भी एक कंटेनर है, इस कंटेनर में, क्योंकि हम तो बात क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मेरे पास में ये ए है और ये बी है। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के साथ में एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब हमें क्या करना है कि अभी तक ये इलेक्ट्रोलाइट, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हमें क्या चाहिए, आयंस चाहिए। और जैसे मेरे पास में आयंस होंगे वो फ्री मूव करेंगे, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो वहां पे कंडक्टेंस ज्यादा नहीं होगी। हम क्या चाहते हैं, कंडक्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इनमें बाहर से डाइल्यूशन कर देते हैं। जैसे डाइल्यूशन करेंगे इनके बीच में बॉन्ड टूटेगा
और बॉन्ड टूटेगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। अभी मैंने थोड़ा सा डाइल्यूशन किए, थोड़ा सा डाइल्यूशन करते ही इनके बीच में गैप बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट गया। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा तो ये भी मूव करने लग गया, ये भी मूव करने लग गया। बात क्लियर है। अब मैंने क्या किया, और डाइल्यूशन कर दिया और इसमें डाइल्यूशन कर दिया। जैसे मैं और डाइल्यूशन करूंगा तो ए और बी दोनों के बीच में डिस्टेंस और बढ़ गया। जैसे मैंने और एक्स्ट्रा डाइल्यूशन किया, पहले तो मैंने डाइल्यूशन किया फिर ये टूट गया, और डाइल्यूशन किया तो और गैप बढ़ गया, और मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं, और डाइल्यूशन करते ही मेरे पास में ए पॉजिटिव इधर आ गया। मतलब एक दूसरे के बीच में डिस्टेंसिंग कितनी हो गई है, बढ़ गई है। पहले क्या होता था, मिल भी सकते थे ये आयंस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत दूर। माइग्रेट करें तो कितना करें, जहां पे ये विदेश पहुंच गए ये दूसरे विदेश पहुंच गए। अब क्या इन दोनों के बीच में कभी भी मैचिंग होगी, कभी भी ये मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट माइग्रेंट हो गए। मतलब हम इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। अगर यदि आयंस अपने एक इंडिपेंडेंट माइग्रेशन करना स्टार्ट कर दे, मतलब फ्री मूव करना स्टार्ट कर दे, तो ऐसी कंडीशन को हम बोल देते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास में जैसे ही मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया, यहां पे जो कंडक्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं लैम्डा नॉट इनफाइनाइट। कैसे, जैसे हमने ग्राफ देखा था, ग्राफ क्या देखा था, ग्राफ ये देखा था कि हमने जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई ग्राफ ड्रॉ किया तो वो ग्राफ ये ड्रॉ किया था कि मेरे पास में यहां पे कंडक्टेंस है और इधर मेरी कंसंट्रेशन। और ग्राफ क्या आ रहा था, ग्राफ आ रहा था मेरा इस तरीके से, कोई इस तरीके का ग्राफ था, ये वाला मान लो। अब हमने इसको ग्राफ को यहां पे रोका, कब, जब मेरे पास में डाइल्यूशन कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ये लो भाई, यहां तक हो गई, यहां तक हो गई। अब मेरे पास भी क्या कर रहे हैं हम, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने का मतलब, जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में एक चुटकी NaCl है, NaCl, ठीक है। अब NaCl है, इसमें हम अगर यदि मान लो सपोज करो मेरे को इसमें वाटर डिजोल्व करना है, वाटर डाल दूं, ध्यान रखना है कंटेनर से बाहर पानी नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहां पे जैसे पानी डालना स्टार्ट किया तो ये NaCl क्या होगा, डिसोसिएट होगा। अब चाहे मैं इसमें कितना भी पानी डाल दूं, चाहे मैं यहां तक भर दूं इसको, अरे NaCl तो जितना डाला था उतना ही तो है। क्या कंसंट्रेशन कभी जीरो हुई, कंसंट्रेशन कभी भी जीरो नहीं होती है। लेकिन हम इसको मान लेते हैं, इसको अगर यदि हम आगे तक बढ़ाएं तो हम इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर यदि मैं इस कर्व को यहां पे लेके जाऊं तो इसकी जो कंडक्टेंस है इस कंडीशन पे यहां पे मैक्सिमम हो सकती है। कब हो सकती है, जब मैं डाइल्यूशन बढ़ाता जाऊं और एक कंडीशन आ जाए जहां पे कंसंट्रेशन जीरो हो जाए। हम इसको हमेशा डॉटेड लाइन में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि मेरे पास में कभी भी कंसंट्रेशन किसी भी जगह पे जीरो नहीं हो सकती है। हम यूनिटी मान लेते हैं कि भाई मान लो हमारे पास में अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे ये जो कंडीशन होगी ये मेरी इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगी और ये मैक्सिमम कंडक्टेंस शो करेगा, मैक्सिमम कंडक्टेंस। बात क्लियर है। जहां पे कभी भी कंसंट्रेशन जीरो नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती भाई। जब आप किसी भी चीज में, कोई भी सॉल्यूशन में आप आयंस डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो तो प्रेजेंट होंगे, कंसंट्रेशन जीरो नहीं हो सकती। लेकिन अब यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास में अगर जीरो कंसंट्रेशन होगी, जीरो कंसंट्रेशन का मतलब आयंस बहुत ज्यादा दूर दूर हो गए, और वो तभी होगा जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे। बात क्लियर है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया तो यहां पे मेरे पास में लैम्डा m था, और जब ये वाली कंडीशन आई तो यहां पे मेरा आ गया लैम्डा m, दैट इज इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बात क्लियर है। तो मेरे पास में यहां पे कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो।
मतलब यूनिटी के बराबर होता है। बात क्लियर है? जहां पे अल्फा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब जो आयंस है वो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं। क्लियर है? तो अगर हम यहां से इस लाइन को देखें तो यहां से हमारे पास में एक इक्वेशन निकल के आती है, और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो हम इसके ग्राफ से ही क्या इंटरप्रेट हो रहा है हमें वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम कोलर्स लॉ पे चलते हैं। जब हमने यहां पे देखा तो इनफाइनाइट कंडीशन पे ये इस कर्व को कट कर गया, इस लाइन को कट कर गया। तो मेरे पास अगर यदि मैं, क्योंकि मेरे पास ये जो लाइन बन रही है वो लाइन एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन बन रही है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें आपको अच्छे से पता है y इज इक्वल टू वाई एक्सिस, m इज द स्लोप, x इज द एक्स एक्सिस, c इज द इंटरसेप्ट। बात क्लियर है? अगर यदि इसका y एक्सिस लैम्डा m है तो ये लैम्डा m हो गया, लैम्डा m इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन, किसके बीच में ग्राफ है? x को मान लेते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या चीज है यहां पे? क्योंकि हम हर बार 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 में एक ही बात करें, डिसोसिएशन डिसोसिएशन, तो हमारे पास अगर यदि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है? के ए बाई सी, दैट इज रूट सी। तो हम यहां पे जो इक्वेशन ले रहे हैं तो कंसंट्रेशन को हम रूट सी की टर्म में इंडिकेट कर देते हैं, रूट सी की टर्म में। और जैसे हमने रूट सी किया तो मेरे पास में x की वैल्यू क्या है? दैट इज अंडर रूट ऑफ सी। जो मेरी x की वैल्यू है, जो मेरा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो किस में ले रहे हैं? अंडर रूट ऑफ सी। दूसरी चीज, अब क्योंकि मेरे पास में इसमें स्लोप देखने और इंटरसेप्ट देखने, अगर मैं ग्राफ देखता हूं तो मेरे पास में ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, या फिर ये डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड, इस तरीके के ग्राफ होते हैं। इसका मतलब है मेरा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे ग्राफ? नहीं हो रहे, इसका मतलब मेरा ये ग्राफ नहीं बनेगा, ये ग्राफ नहीं बना। दूसरा, क्या मेरा ग्राफ नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये भी ग्राफ नहीं होगा। तो मेरा ग्राफ कौन से बचे? दो ये ग्राफ बचे हैं। या तो इसका इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव है तो मेरा स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहां पे क्या देख रहे हैं हम? ग्राफ है वो डाउनवर्ड आने लग रहा है, डाउनवर्ड। तो ये ग्राफ है, इस टाइप का ग्राफ है ये। मतलब इंटरसेप्ट मेरा क्या है? लैम्डा इनफाइनाइट m। तो इंटरसेप्ट मेरा हो गया लैम्डा इनफाइनाइट m। यहां से यहां तक मेरा इंटरसेप्ट है और वो है लैम्डा इनफाइनाइट m, दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है। अब मैं यहां पे इंटरसेप्ट के अलावा मैं स्लोप देखता हूं, ये कहां आ रहा है? डाउनवर्ड आ रहा है। डाउनवर्ड का मतलब मेरे पास में ये नेगेटिव वैल्यू होगा और स्लोप मेरा कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर हो सकता है। जब ये कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई? लैम्डा m इज इक्वल्स टू लैम्डा इनफाइनाइट m माइनस a अंडर रूट ऑफ c, जहां पे लैम्डा m दैट इज मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, that is infinite dilution molar conductance, A is the constant, कोई भी एक constant हो सकता है, ये कोई भी constant, और C is the concentration। इस इक्वेशन को दिया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेबाय हक्कल ओनसागर। तो ये इक्वेशन देने वाले थे डेबाय हक्कल ओनसागर नाम के एक साइंटिस्ट, ठीक है। उन्होंने ए की वैल्यू, जो ये कांस्टेंट है, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये केवल और केवल इलेक्ट्रोलाइट पे, और इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा? मेरे पास में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे जो हम उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बात क्लियर है? तो हमारे पास में यहां पे जो देख रहे हैं हम, वो क्या देख रहे हैं कि भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे हैं तो हमारे पास में डिसोसिएशन होता जा रहा है। क्लियर है? अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, यहीं से हमारे पास में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोलर्स लॉ। कोलर्स, उन्होंने क्या बोला कि हम जब भी किसी भी कंपोनेंट की बात करेंगे, इसके ग्राफ को नोट कर लेना, अच्छे से समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छे से इक्वेशन डेबाय हक्कल की क्या बनती है बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? अब अगर यदि हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, किसका किया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। लेकिन हम एक बार वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और देख लेते हैं,
वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ग्राफ क्या बना था? वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बना था मेरे पास में कुछ इस टाइप का ग्राफ बना था। जब हम कंसंट्रेशन दैट इज अंडर रूट सी, कंडक्टेंस दैट इज जी, हम ग्राफ देखते हैं तो उसमें सडन चेंज आता है, और सडन चेंज आता है तो वो ग्राफ ऊपर तक चला जाएगा, लेकिन कभी भी इस लाइन को कट नहीं करेगा। जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी कर देंगे तब भी हमारे पास वो ग्राफ उस लाइन को कट नहीं करते। बात क्लियर है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी इस ग्राफ को, लाइन को, वाई एक्सिस को कट नहीं करते। इसका मतलब क्या हो गया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम लैम्डा इनफाइनाइट एम नहीं निकाल सकते, मतलब हम इतनी आसानी से उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। किसको? लैम्डा इनफाइनाइट एम इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बात क्लियर है? क्योंकि हम यही देख रहे हैं कि मैक्सिमम कंडक्टेंस अगर हमें फाइंड करनी है मैक्सिमम, तो वो कहाँ पे हो सकती है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही हो सकती है। बात क्लियर है? और वो इसमें पॉसिबल नहीं है। तो इसी चीज़ को रिमूव करने के लिए, इसी चीज़ से हम बचने के लिए हमारे पास में साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना एक लॉ दिया जिसका नाम है कोलर्स लॉ। कोलर्स लॉ। तो यहां पे हमारे पास में कोलर्स लॉ आया, और कोलर्स लॉ क्या चीज एक्सप्लेन करना चाहता है? कोलर्स लॉ बताता है, उसने क्या चेक किया, ये एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन का प्रोसेस था। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कि उन्होंने ये चीज देखी कि अगर यदि मान लो सपोज करो मेरे पास में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट से स्ट्रॉन्ग, जिनको हम किसी भी 298 केल्विन टेम्परेचर पे देखते हैं, ठीक है, मान लो मेरे पास में कुछ कंडीशंस है जहां पे हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं NaCl विद KCl, ठीक है, दूसरा हम लेते हैं इसमें NaBr, दूसरा KBr, तीसरा हम लेते हैं NaNO3 जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया, और चौथा हमारे पास में KNO3। हमारे पास में ये कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, ठीक है। उन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व की? उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम कोलर्स लॉ में लैम्डा इनफाइनाइट एम की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास इसके लिए कोई वैल्यू निकाली, मतलब इन सारे के सारे में एक कंडीशन अगर यदि हम देखें तो मेरे पास में यहां पे देखो नेगेटिव आयन सेम है, नेगेटिव आयन सेम है, नेगेटिव आयन सेम है, नेगेटिव आयन सेम है, ठीक है, मतलब मेरा जो एनायनिक पार्ट है वो मेरा दोनों में सेम है। अगर यदि मैं यहां पे डिफरेंस लेता हूं तो मेरे पास यहां पे डिफरेंस x वैल्यू आता है, यहां पे वैल्यू x वैल्यू आता है, वैल्यू तो मतलब 23 पॉइंट समथिंग वैल्यू आई थी, वो तीनों के तीनों केसेस में सेम वैल्यू आती है। मतलब एक चीज यहां से देखिए कि भाई कोई भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जहां पे उसका कंप्लीट क्या हो चुका है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुका है, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुके हैं, इसके आगे और फर्दर डिसोसिएशन नहीं हो सकते हैं, तो उस केस में जो उनकी कंडक्टेंस है वो हर आयन के लिए एक फिक्स है, डेफिनेट वैल्यू आती है। मतलब इन दोनों के बीच में यहां पे सोडियम, अगर यदि मैं यहां पे वैल्यू निकालो सोडियम की और पॉजिटिव की, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, ये दोनों आयन्स तो सेम है और सेम है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एक फिक्स वैल्यू आ रहा है और वो हमेशा कांस्टेंट ही है, एक डेफिनेट वैल्यू आ रही है। उनको चलो इस बात में तो कोई कंफ्यूजन हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, सेकेंड टाइम में नेगेटिव आयन को डिफरेंस करके देखा। यहां पे उन्होंने कहा NaCl ले लिया, NaBr ले लिया, चलो इस वैल्यू को लेके देख लेते हैं। दूसरे केस में फिर आ जाते हैं, KCl ले लिया, KBr ले लिया, फिर तीसरा केस ले लिया कि हमारे पास में LiCl ले लिया और LiBr ले लिया। मतलब इस तरीके से तीन डिफरेंट वैल्यूज यहां पे कैलकुलेट करके देखी। इसमें भी वही सेम चीज देखी कि ये दोनों तो आयन जो प्रेजेंट है, जो मेरा पॉजिटिव पार्ट है, जो कैटायन प्रेजेंट है वो तो सेम है, पॉजिटिव पार्ट है वो तो सेम है, पॉजिटिव पार्ट है वो तो सेम है, लेकिन जो नेगेटिव पार्ट है वो डिफरेंट है। और जब इन दोनों में डिफरेंस देखा तो वो वैल्यू भी कोई समथिंग 2.02 समथिंग वैल्यू आने लग रही थी, मतलब वो भी एक फिक्स वैल्यू आ रही है, ये भी एक वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब उन्होंने फाइनली एक ही चीज कंक्लूड किए और वो ये
कि जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया तो मतलब उसमें डिसोसिएशन था वो कंप्लीट हो गया, डिसोसिएशन है वो 100% हो चुका है। जब इसके आगे और डिसोसिएशन नहीं हो सकता है तो उस कंडीशन में जो भी आयंस होंगे वो एक पर्टिकुलर उसकी जो लैम्डा इनफाइनाइट टाइम होगा वो एक फिक्स होगा, मोलर कंडक्टेंस उसकी फिक्स होगी। बात क्लियर है? तो वहां से इसी कंक्लूजन का यूज करते हुए उन्होंने हमारे पास में दो वैल्यूज बताई कि लैम्डा इनफाइनाइट एम और लैम्डा इनफाइनाइट ई कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। बात क्लियर है? तो उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास में इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस है, यूनिट तो वही रहनी है, सेम रहनी है जो हमारे पास में लैम्डा एम की होती है, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो मेरे पास में कोई भी ए बी कैटायन है, ए बी मेरे पास में कोई कंपाउंड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो मतलब हमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हम जब भी कोई भी ऐसा कंपोनेंट होगा, ध्यान से समझना है, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई, ये एग्जांपल समझ आ गए, तो आप बहुत आसानी से लैम्डा एम निकाल सकते हो, लैम्डा इनफाइनाइट एम, और दूसरा हमारे पास में लैम्डा इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? लैम्डा ए बी, लैम्डा इनफाइनाइट एम ए बी, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ये क्या है कि भाई मेरे पास में ए है और वो बी है, दोनों के दोनों किससे मिलके बने? ए पे +1 चार्ज है और बी के ऊपर -1 चार्ज है, दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास में ए बी बने। इसका मतलब है मेरे पास में जब हम इन दोनों को लिखेंगे तो ये बन गया लैम्डा इनफाइनाइट एम ऑफ ए पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एम ऑफ बी नेगेटिव, इस आयन से मिलके बना है। जो लैम्डा इनफाइनाइट एम है वो ए बी का, ए बी टाइप का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, वो इससे मिलके बना है, इतना बना है। सपोज करो मेरे पास दूसरा कोई एग्जांपल है, इनफाइनाइट एम ऑफ ए टू बी, मेरा इस टाइप का कोई कंपाउंड है, इसमें किस तरीके से मिलके बना है? मेरे पास ये बना है ए पे पॉजिटिव चार्ज, बी पे 2 नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब यही तो है भाई, क्या कैसे बना है ये? अगर मैं इसके नीचे लिखूं तो मेरे पास ये ट्वाइस है और ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, और हमेशा एक बात पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। हमेशा एक बात पता है कि दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो भी बनते हैं, जो कोई कंपाउंड बनता है एलिमेंट से, तो वो हमेशा चार्ज के सेपरेशन से ही बनते हैं। तो ए के ऊपर कितना चार्ज होगा? दैट इज +1, बी के ऊपर 2 माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज से ही न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा। तो मेरे पास ए पे +1, बी पे 2 माइनस, तो ए के नीचे कितना? 1, बी के नीचे कितना? 2, तो मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये बना, ये बना। तो लैम्डा इनफाइनाइट दैट इज ए पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट बी 2 नेगेटिव बन गया। ये तो मैंने यहां से लिखा है। अब कितने ए हैं? जितने नंबर ऑफ ए प्रेजेंट होंगे दैट इज ट्वाइस, तो मेरे पास ये बन गया ट्वाइस ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट एम दैट इज ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। बात क्लियर है? अगर यदि मान लो सपोज करो मेरे पास तीसरा एग्जांपल है, लैम्डा इनफाइनाइट एम ए बी 2, कुछ इस टाइप का एग्जांपल है, तो हमारे पास यहां पे क्या बन जाएगा रिलेशन? वो रिलेशन बन जाएगा ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई से बनता है तो 2 1, यहां पे चार्ज कितना? +2 -1, ये बना है। तो हम यहां पे लिखें तो लैम्डा इनफाइनाइट दैट इज किसके लिए? A2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट B नेगेटिव। कितने B है? दैट इज 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि हमारे पास इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो लैम्डा इनफाइनाइट एम अगर यदि मेरे को निकालना है, लैम्डा इनफाइनाइट एम दैट इज AXBY, इसका निकालना है, तो मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी? तो मैं यहां पे बहुत आराम से लिख सकता हूं A और B बनते किससे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो इसके नीचे X आया होगा, इसके नीचे Y आया होगा। अगर यदि मेरे पास में इस पे कितना चार्ज? Y पॉजिटिव, इस पे X नेगेटिव, यही तो बना होगा। तो मेरे पास अगर यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या क्या होगा?
लेमडा इनफाइनाइट एम दैट इज फॉर ए वाई पॉजिटिव, ए वाई पॉजिटिव के लिए, प्लस लेमडा इनफाइनाइट एम फॉर बी एक्स नेगेटिव, इसके लिए। बात क्लियर है? अब ए कितने हैं? ए है एक्स, ए एक्स है, बी कितने है? दैट इज वाई। तो मेरे पास यहां से एक कॉमन रिलेशन निकल के आता है। जब हम लैम्डा इनफाइनाइट एम निकालते हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो वो क्या होगा? वो होगा हमारे पास में उसके जितने नंबर ऑफ एटम्स उसके प्रेजेंट है मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर। बात क्लियर है? तो ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि मेरे पास में ये वैल्यू कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, किसके नीचे कितने से मल्टीप्लाई होगा, कितने से कैलकुलेशन होगा, ये ध्यान से समझना है। बात क्लियर है? जैसे सपोज करो मेरे पास में यहां पे कैलकुलेट करवा लिया जाए, सीरीज होती है जिसमें आपको लैम्डा इनफाइनाइट एम दिया जाता है। अगर यदि आपसे पूछ लिया जाए लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ MgSO4, पहले एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, MgSO4 इसके लिए निकालना है, तो क्या कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे पास ये किस किस से मिलके बना होगा? लैम्डा इनफाइनाइट दैट इज Mg2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट पे तो 2 माइनस होता है भाई, MgSO4 किससे मिलके बना है? मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव, सल्फेट पे 2 नेगेटिव, तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल हो गए, तो 1 1 आ गया। तो मेरे पास ये बना है लैम्डा इनफाइनाइट SO4 2 माइनस से, ये बने, यही बने। दूसरी चीज, अगर यदि मान लो मेरे पास में लैम्डा इनफाइनाइट M 4 CA3PO4 का होल ट्वाइस, मान लो सपोज करो मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया। अगर यदि आपने पीछे वाले लिखने अच्छे से समझ लिए तो ये बहुत आराम से लिख सकते हो। कैसे? क्या होता है लैम्डा इनफाइनाइट M किसके लिए? देखो कैल्शियम है, फॉस्फेट है, PO4 3 माइनस होता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है, तो इसके नीचे 2 आ गया, इसके नीचे 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले हम चार्ज की फॉर्म में लिखते हैं, चार्ज की फॉर्म में लिखा तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव ये बन गया, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट दैट इज PO4 3 माइनस, ये बना, यही बना है। मेरे पास ये चीज आ गई। कितने कैल्शियम है? दैट इज 3 कैल्शियम है तो 3। कितने फॉस्फेट है? दैट इज 2। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई लैम्डा इनफाइनाइट M की। बात क्लियर है? तो इस तरीके से आपको कोई भी आयन दे रखे हो आप वहां से डिसोसिएट कर सकते हो। बात क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं लैम्डा इनफाइनाइट M पे, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हम लैम्डा इनफाइनाइट M कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो सपोज करो, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लॉजिक सा क्वेश्चन है। आपको दे दिया लैम्डा इनफाइनाइट M दैट इज HCl इज इक्वल्स टू x साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मान लो सपोज करो ये लैम्डा इनफाइनाइट M दैट इज फॉर NaCl दैट इज y साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तीसरा हमारे पास में लैम्डा इनफाइनाइट M दे दिए CH3COONA, ध्यान देना है मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिखा है, यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखा है, इज इक्वल्स टू सॉल्ट है, टूट जाएगा आराम से, तो हमारे पास में ये वैल्यू बनेगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, कैलकुलेट करने लैम्डा इनफाइनाइट किसके लिए? एसिटिक एसिड के लिए, ये कैलकुलेट करना। ये मेरे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है और इसमें मुझे कैलकुलेशन करनी है एसिटिक एसिड के लैम्डा इनफाइनाइट M की। ध्यान देना है किस तरीके से क्वेश्चन करना है। मैं इन आयंस को डिसोसिएट करना जानता हूं, बिल्कुल जानते हैं, इसको लिख सकते हैं हम बहुत आराम से। लैम्डा इनफाइनाइट M किसके लिए? HCl के लिए। तो क्या बनेगा वो? लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया। दूसरी इक्वेशन को लेते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट क्या है वो? NaCl, तो क्या बना मेरे पास में? लैम्डा इनफाइनाइट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव, ये बन गया मेरे पास। एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। तीसरी इक्वेशन जहां से मेरे पास आयंस दे रखे हैं CH3COONA
के लिए लैम्डा इनफाइनाइट क्या बना, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na पॉजिटिव। मेरे पास ये जो तीन वैल्यूज दे रखी थी, जो तीन डाटा दे रखे थे, वहां से मैंने तीन इक्वेशन बना दी और इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है, इसकी वैल्यू z है। ठीक है, मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है CH3COOH। ध्यान से समझना है क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। इन आयंस को तो डिसोसिएट कर चुके हो, बिल्कुल कर चुके हो। अब मेरे पास में मेरे को फॉर्म करना है CH3COOH, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो CH3COOH किस किस से मिलके बना है, CH3COO माइनस से प्लस H पॉजिटिव से, इन दो आयन से मिलके बना है। बात क्लियर है। मुझे ये दो आयंस देखने किस किस इक्वेशन में ये दो आयंस प्रेजेंट है, किस किस में। देखो इसमें प्रेजेंट है, एक इक्वेशन ये हो गई, मतलब मैं इन इक्वेशंस को मान लेता हूं 1, 2 और 3, ये मान लिया 1, 2, 3। मेरे पास में देखा फर्स्ट इक्वेशन में H पॉजिटिव है, सेकेंड इक्वेशन में मेरे पास CH3COOH नहीं है, मेरे पास तीसरी इक्वेशन में ये है। तो मैं किन दो इक्वेशन को जोड़ दूं, किन को जोड़ दूं, तो मेरे पास में फर्स्ट को और थर्ड इक्वेशन को जोड़ देता हूं। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं है। अगर मान लो सपोज करो मेरे पास यहां पे गलती से ये होता H2 होता, तो मेरे को इसको वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ये 2x हो जाता, 2x हो जाता। तो इस बात का ध्यान देना है कि मेरे पास में यहां पे इन दोनों में किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 1 1 इसका कोफिशिएंट है, तो हमारे पास में इनको 1 1 रखती है। दोनों को आपस में ऐड किया, ऐड करते मेरे पास क्या बन गया, CH3COOH तो बन गए। लेकिन अब ये फालतू के आयंस पड़े, इनका क्या करना है। तो हमारे पास में क्या करना है, देखो यहाँ पे तो Na पॉजिटिव फालतू पड़ा है, यहाँ पे Cl नेगेटिव फालतू पड़ा है, और यहाँ पे तो दोनों ही फालतू पड़े हैं। तो हम क्या करें, -2 इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन दैट इज वैल्यू x, थर्ड इक्वेशन दैट्स वैल्यू z, और मेरे पास में सेकेंड इक्वेशन जो कि माइनस करनी है, तो -y, ये वैल्यू आ जाएगी मेरी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। बात क्लियर है, कोलर्स लॉ किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्लियर होगी बात। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये तो मोलर कंडक्टेंस था। अगर मेरे पास में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब जैसे मान लो सपोज करो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होता है लैम्डा इनफाइनाइट m अपॉन n फैक्टर, अपॉन n फैक्टर, n फैक्टर। लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू लैम्डा इनफाइनाइट m अपॉन n फैक्टर होता है। क्या आपको बहुत अच्छे से लैम्डा इनफाइनाइट m निकालना आ गया, बहुत अच्छे से आ गया आपको। तो हम n फैक्टर भी आराम से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बिल्कुल। कैसे भाई, अगर मान लो सपोज करो मेरे पास में कोई भी आयन प्रेजेंट है, NaCl, कोई भी कंपोनेंट, अगर ये हम किस किस में निकाल सकते हैं, चाहे तो एसिड होगा, बेस होगा, सॉल्ट होगा। तो हमारे पास में एसिड बेस, एसिड है, तो अगर यदि एसिड है तो उसमें हम ये देखते हैं कितने नंबर ऑफ H आयन रिलीज हो रहे हैं। बेस है तो उसमें देखते हैं OH माइनस कितने हैं। और अगर यदि मेरे पास सॉल्ट है तो उसमें टोटल पॉजिटिव देख लो या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो, जितना भी प्रेजेंट होगा हम कह देंगे उसका n फैक्टर उतना ही है, उतना ही है। ऑब्वियस सी बात है। जैसे हमने लिखा NaCl, मेरे पास सॉल्ट है, इसका टोटल पॉजिटिव कितने हैं, Na पे तो पॉजिटिव 1 है, Cl पे कितने हैं, नेगेटिव 1 है। तो चाहे तो आप पॉजिटिव को ले लो चाहे नेगेटिव को ले लो, पॉजिटिव चार्ज कितने, +1, तो दैट इज n फैक्टर +1। मैंने यहां पे लिख दिया MgCl2, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव, Cl पे 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव। Cl तो 1 माइनस होते हैं, लेकिन कितने Cl है, 2 माइनस। तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, यहाँ पे 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, कोई सा भी ले लो, चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, दैट इज 2। जैसे तीसरा एग्जाम्पल ले लो, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, तो मुझे n फैक्टर निकालना है। यहाँ पे कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव, फॉस्फेट पे 3 नेगेटिव, हो गया। कितने कैल्शियम है, दैट इज 3, कितने फॉस्फेट है, दैट इज 2, तो ओवरऑल चार्ज +6 -6, तो मेरे पास क्या होगा,
n फैक्टर निकल जाएगा किसी भी वैल्यू के लिए। और जब n फैक्टर निकल गए तो जो लैम्डा इनफाइनाइट में है वो तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको हम n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, हम बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। पहले आप लैम्डा इनफाइनाइट m निकालिए, उसके बाद आप बहुत आराम से लैम्डा इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, आपको कई बारी जब हम लैम्डा इनफाइनाइट m है यहां से ये पता करवाए जा सकते हैं कि मेरे पास में कोई भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसकी टर्म में आपको वैल्यू कैलकुलेट करवाई जा सकती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म में। वो कैसे? देखो ये बात तो ऑब्वियस है, अल्फा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, ये बात आप मान लेना, आपने पीछे भी पढ़ा है। लेकिन अभी अगर नहीं भी पता है तो ये चीज मान लेना कि अल्फा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं होगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में हम कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू होती है अल्फा। भाई जितना हमारे पास में, अब हम क्या मान के चल रहे हैं, हम यही तो मान के चल रहे हैं कि मेरे पास में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लैम्डा इनफाइनाइट m पे होती है, लैम्डा इनफाइनाइट m पे होती है। और हम किसी भी कंडीशन में जब भी देखते हैं तो हम कोई भी लैम्डा m की वैल्यू तो देखते हैं, कौन सी वैल्यू ज्यादा है, लैम्डा इनफाइनाइट m। कौन सी छोटी है, दैट इज लैम्डा m। तो इसका मतलब ये हो गया अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू होती है हमारे पास में लैम्डा m या मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंडीशन या गिवन डाइल्यूशन, कि भाई किसी भी डाइल्यूशन पे अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या हम ये कह सकते हैं लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बात क्लियर हो गई। तो मेरे पास इसका फॉर्मूला बन गया लैम्डा m अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट m, दैट इज अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा m अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट m। बात क्लियर हो गई। तो हमारे पास यहां से अल्फा की वैल्यू निकलवा ले। अब अल्फा की वैल्यू से आपको यहां पे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ लिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल दे या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट करवा सकते हैं। कैसे? कि वो आपको पता है के ए अल्फा इज इक्वल्स टू या के ए इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर होता है। तो हमारे पास में अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज के ए अपॉन सी। यहाँ से ये वैल्यू भी कैलकुलेट करवाई जा सकती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो या डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो। बात क्लियर है। आपको सबसे पहला लैम्डा इनफाइनाइट m निकालना आता है, लैम्डा इनफाइनाइट m आपको कैलकुलेट करना आ गया जो कोलर्स लॉ से निकलेगा। लैम्डा m की वैल्यू आपको गिवन होगी कि भाई किसी भी एक कंडीशन पे आपको ये वैल्यू दे दी है, वो गिवन होगी, ये आपको निकालनी है। दोनों को डिवाइड कर दो, अल्फा आ जाएगा। अल्फा आने से आप डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। बात क्लियर हो गई है, एकदम क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो ये हमारे पास में कोलर्स लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से आपके डेफिनेट क्वेश्चन जरूर जरूर आता है, इसको ध्यान से याद करना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है, बात क्लियर है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की कोलर्स लॉ क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, उसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर दिए। जहां पे आपके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, उनको भी हमने कंप्लीट डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखेंगे कि न्यूमेरिकल्स होंगे किस किस टाइप से, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे वो। और एक लास्ट में आपका जो फैराडेज लॉ है उसको हम डिस्कस करेंगे, फैराडे लॉ क्या होता है। लास्ट में हम बैटरीज के बारे में बात करेंगे। बात क्लियर है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया है कोलर्स लॉ एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।